नमस्कार दोस्तों, टीम कल्याणी आईएएस की इस मुख्य परीक्षा की सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ मैं भारतीय इतिहास सब्जेक्ट को मुख्य परीक्षा के संदर्भ में डील कर रहा हूँ और पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ मौर्योत्तर काल को डिस्कस कर लिया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग गुप्त काल को पढ़ेंगे। इसी लेक्चर में आज हम लोग पहले 3 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो गुप्त काल में हम सबसे पहले लेते हैं, अगर आपको गुप्त काल पर ही लिखने को आ जाता है 3 नंबर में, तो आप क्या करेंगे। देखिए, गुप्त काल में यदि हम बात करें संस्थापक की, तो संस्थापक जो है गुप्त काल या गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और ये जो गुप्त हुए ये कुषाणों के क्या थे, ये कुषाणों के सामंत थे, ठीक है ना। और अगर हम इनके वर्ण की बात करें तो अधिकांश विद्वानों ने इन्हें वैश्य वर्ण का माना हुआ है। 3 नंबर में आपसे आता है तो आप क्या लिख सकते हैं, ये कुषाणों के सामंत थे, अधिकांश विद्वान इन्हें वैश्य वर्ण का मानते थे और इस वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपको आ सकता है गुप्त वंश के शासकों के ऊपर। तो देखते हम, इसमें आपको एक क्रम में सभी शासकों को याद रखना होगा और उनको आपको, आप चाहें तो उसको इस तरह से फ्लो चार्ट में भी लिख के आ सकते हैं। तो देखें हम, तो सबसे पहले श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के बाद फिर घटोत्कच जो है यहाँ का शासक बनता है। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो है यहाँ का शासक बनता है। देखिए, समुद्रगुप्त जिसको कि नेपोलियन भी कहा गया, भारत का नेपोलियन भी कहा गया, इसके बारे में अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसका जो पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कि विक्रमादित्य भी कहा गया है, वो यहाँ का शासक बनता है। इसके पश्चात कुमारगुप्त, वो यहाँ का शासक बनता है। और कुमारगुप्त के बाद जो है स्कंदगुप्त, इसके बारे में भी हम लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ा था। स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त और भानुगुप्त के बाद विष्णुगुप्त यहाँ का शासक हुआ। तो ये आपको शासक याद रखना होंगे गुप्त काल में। एक प्रश्न यहाँ से आपको 3 नंबर में बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में यदि आपको आता है 3 नंबर में लिखने के लिए, तो आप क्या लिख सकते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ का शासक हुआ। और गुप्त वंश के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ का, इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया है। इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र में हुई है ना, पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया था। और इसने एक उपाधि ली हुई थी जैसे कि महाराजाधिराज कहा गया है, ठीक है ना। और हम बात करें राज्यरोहण की तो 319 ईस्वी में, है ना, राज्यरोहण पर इसने क्या किया था, गुप्त संवत की शुरुआत करी थी, ठीक है। और एक बहुत प्रमुख बात है कि सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स जो हैं, इसी के द्वारा चलवाए गए थे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं आप, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी और 319 ईस्वी राज्यरोहण पर इसने गुप्त संवत आरंभ किया था और सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी इसी के द्वारा चलवाए गए थे। चलिए, अब समुद्रगुप्त के बारे में भी देखेंगे हम लोग, है ना। समुद्रगुप्त के बारे में हम सब लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा है, नेपोलियन कहा है, ठीक है ना। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है ना। अब भारत का नेपोलियन क्यों कहा है, क्योंकि समुद्रगुप्त के द्वारा अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा गया था, है ना। हालांकि नेपोलियन तो अपने अंतिम समय में युद्ध भी हारा था, लेकिन समुद्रगुप्त जो है ये अपने जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं हरिश्चंद्र की, और हरिश्चंद्र के द्वारा क्या लिखा गया था, प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा गया है। तो हरिश्चंद्र के प्रयाग प्रशस्ति लेख से हमें समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब ये अगर हम समुद्रगुप्त के सिक्कों की बात करें तो समुद्रगुप्त के सिक्कों में हमें समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए भी देखा गया है, दिखाया गया है। और इससे हमने क्या अंदाज़ लगाया कि समुद्रगुप्त जो है एक वीणा प्रेमी था,
है ना। क्या लिख सकते हैं, वीणा प्रेमी व कृष्ण चरितम पुस्तक का लेखक, सिक्कों पर कांच नाम भी उत्कीर्ण इसने करवाया था। क्या, कांच। ठीक है, तो आपको इतनी बातें यदि याद रह जाती हैं और समुद्रगुप्त के बारे में आपको आता है तो क्या आप लिख सकते हैं, विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। इसके बारे में हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख से हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। और वीणा प्रेमी व कृष्ण चरितम पुस्तक का लेखक, सिक्कों पर कांच नाम भी उत्कीर्ण करवाया था इसने। ये था दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में देखते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख में हम हरिशेन की बात करेंगे और हरिशेन द्वारा संस्कृत भाषा व चंपू शैली में से लिखा गया है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये चंपू शैली क्या होती है। तो ऐसी शैली जिसमें कि पद्य और गद्य दोनों ही का इस्तेमाल किया जाता है, पद्य और गद्य दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे चंपू शैली कहा गया है। ठीक है ना। तो हरिशेन के द्वारा जो है संस्कृत भाषा और चंपू शैली में प्रयाग स्तंभ लेख लिखा गया था। और इस लेख से हमें समुद्रगुप्त के जो दक्षिण अभियान हुए थे उनके विजय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। चलिए, ये था प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में। यदि आपको 3 नंबर में आता है तो आप क्या लिख सकते हैं। ठीक, अब चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसे कि विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब अगर हम बात करें इनके अन्य नामों की तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज, परम भागवत इन नामों से भी जाना जाता रहा है। ठीक है ना। अब जो गुप्त काल था, है ना, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय रहा है, इस समय गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा गया है। अब इनके दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे जिन्हें कि क्या कहा गया है, नवरत्न कहा गया है। अब इन नवरत्नों में जो है, ठीक है ना, जो ये नवरत्न थे ये उज्जैन दरबार में, है ना, इनके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। और ये विक्रमादित्य की क्या थी, दूसरी राजधानी भी रही है। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या याद रखना है। अन्य नाम में आपको देवगुप्त, देवराज, परम भागवत वगैरह। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण काल कहलाता है। इसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। और ये नवरत्न उज्जैन दरबार को सुशोभित करते थे जो विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी। चलिए, ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब आपको अगर फाहियान के बारे में आता है ना, तो फाहियान के बारे में आपको याद रखना होगा, और हम लोग पहले भी देख चुके कि एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही आया था। ठीक है ना। अब इसने जो है मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम भारत में स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से ये वापस चला गया था। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, इसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है और यह उत्तर पश्चिम भारत में स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से वापस गया था। अब अगला हम देखें, अगर आपको कुमारगुप्त के बारे में आता है तो इन्हें जो है कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी कहा गया है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें तुमैन अभिलेख की जो कि ग्वालियर में है, तो ग्वालियर के तुमैन अभिलेख से कुमारगुप्त को जो है क्या कहा गया है, शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ठीक है ना। तो ग्वालियर के तुमैन अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि कुमारगुप्त को, है ना, शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोगों ने कई बार पढ़ी है कि इसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। तो क्या लिखना है आपको कि इसे महेंद्रादित्य भी कहते थे। ग्वालियर के तुमैन अभिलेख से कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। और एक बात और खास थी कि इसने मयूर आकृति के सिक्के भी चलवाए थे। चलिए, अब अगला हम देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में, है ना। अब स्कंदगुप्त के बारे में भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा है। जैसे अगर हम बात करें स्कंदगुप्त की तो जब हुणों का आक्रमण हुआ था, है ना, तो इसी के वह शासनकाल में हमको देखने को मिला था। और
चीन के जो सांग सम्राट थे, है ना, इसने चीन के सांग सम्राट के दरबार में एक राजदूत भी भेजा था और वृषभ आकृति के सिक्के चलवाए थे इसने। ठीक है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, इसके शासनकाल में मध्य एशिया के हुणों ने आक्रमण किया था, इसने चीन के सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा और वृषभ आकृति के सिक्के इसके द्वारा ही चलवाए गए थे। देखिए हमारे साथ अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, समय की है ना। आयोग के द्वारा अभी मात्र 3 से 3.5 महीने का समय दिया गया है, जिसमें कि आप लोगों को अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है, चीज़ों को याद भी करना है ना। और अगर इस समय आप लोग नोट्स बनाने में, किताबें ढूंढने में, नोट्स ढूंढने में समय गंवाएंगे तो सिलेक्शन लेना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग क्रिस्प एंड कंसाइज चीज़ें लेकर के आए और बिना समय ख़राब किए आप लोगों को इनको जल्दी जल्दी आप लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हूण के बारे में आता है तो एक ये बर्बर जाति थी मध्य एशिया की, ठीक है ना। हूण क्या थी, एक बर्बर जाति थी मध्य एशिया की, और प्रथम आक्रमणकारी की बात करें तो वह कौन था, खुशनवाज नाम का व्यक्ति था। ठीक है, मिहिर कुल ने सियालकोट को राजधानी बनाया था और यह विश्व भक्त, शिव भक्त भी था। चलिए अब अगर भानुगुप्त के बारे में आता है आपको लिखने के लिए, तो भानुगुप्त जैसा कि हमने देखा था कि एक शासक था यहाँ का, गुप्त वंश का ही, और इसके समय के एरण अभिलेख की यदि हम बात करें तो उससे पता चलता है कि इसका मित्र जो है गोपीराज हुणों से युद्ध करते हुए मारा गया था और उसकी पत्नी क्या हो गई थी, सती हो गई थी। और इससे सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य का पता हमको चलता है, किससे पता चलता है, इस एरण अभिलेख से। ठीक है ना। तो भानुगुप्त का जो मित्र था जिसका नाम था गोपीराज, ये हुणों से युद्ध के दौरान मारा गया था और इसकी जो पत्नी थी, है ना, वो सती हुई थी और इस प्रथम सती के साक्ष्य हमें इस एरण अभिलेख से मिलते हैं। ठीक है, तो ये था भानुगुप्त के बारे में। चलिए ये हमने डिस्कस किए अभी तक, जो भी 3 नंबर में प्रश्न बनते हैं उनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। अब हम पढ़ते हैं गुप्तकालीन राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। देखिए जब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कशन किया था, तब हमने वहाँ देखा था कि भूमि अनुदान की प्रथा शुरू हो चुकी थी और इसी भूमि अनुदान के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में हमें क्या व्यवस्था देखने मिली थी, सामंतवाद की व्यवस्था देखने को मिली थी। और साथ ही स्वायत्त शासी इकाइयों का भी जन्म हुआ था और सत्ता का हमें क्या देखने को मिला था, विकेंद्रीकरण देखने को मिला था। अगर हम गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो इस समय व्यवस्था तो राजतंत्रात्मक थी, लेकिन जैसा कि हमने देखा था मौर्योत्तर काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चुका था और वही विकेंद्रीकृत सत्ता का रूप अब हमें गुप्त काल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो भूमि अनुदान की प्रथा मौर्योत्तर काल में शुरू हो चुकी थी उसको वैधता कब प्रदान कर दी गई, गुप्त काल में, है ना। तो भूमि अनुदान को वैधता गुप्त काल में मिल गई, तो सत्ता का जो विकेंद्रीकृत स्वरूप था वो और क्या हो गया, संगठित हो चुका था। ठीक है ना। तो प्रशासनिक संरचना में क्या हुआ कि यहाँ हमको प्राक सामंती संरचना देखने को मिला, इसीलिए गुप्त काल में प्रशासनिक संरचना को प्राक सामंती संरचना भी कहा जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। प्रमुख विशेषता क्या थी कि सत्ता का विकेंद्रीकृत स्वरूप यहाँ हमें देखने को मिला था और इसकी लिंक मैंने आपको कहाँ से बताई कि मौर्योत्तर काल में ही सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चुका था। विकेंद्रीकरण का कारण भी मैंने आपको बताया, चूँकि भूमि अनुदान की प्रथा जोरों शोरों पर थी उस समय और भूमि अनुदान के कारण ही क्या हुआ, दूरस्थ क्षेत्रों में सामंतवाद का उदय हुआ और चूँकि दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण करना संभव नहीं था, इस कारण भी क्या हुआ, इस कारण क्या हुआ कि स्वायत्त शासक इकाइयों का जन्म हुआ। ठीक है ना। तो प्रशासनिक संरचना को मैंने आपको बताया कि इस समय प्राक सामंती संरचना भी कहा गया था। अब इस प्रशासनिक व्यवस्था की यदि हम बात करें गुप्त काल की, तो इसका जो आधार था मौर्यों के बाद आए कुषाण सातवाहनों के समय से ही विनिर्मित होने लगा था और ये बात मैंने आपको अभी अभी समझाई थी। ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे गुप्त काल की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में।
अब जैसा कि हमने देखा था कि मौर्योत्तर काल में ही जो सर्वोच्च अधिकारी था वह राजा ही था, लेकिन उस समय जो सत्ता की शक्ति थी वो केंद्रीकृत थी मौर्य काल में। लेकिन ये मौर्योत्तर काल में आते आते ये विकेंद्रीकृत स्वरूप इसका दिखाई देने लग गया था, ठीक है ना। तो अब हमें गुप्त काल में भी इसका विकेंद्रीकृत स्वरूप देखने को मिला। गुप्त काल में भी सत्ता का जो सर्वोच्च अधिकारी था वह राजा ही देखने को मिला, ठीक है। राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। यही नहीं, राजा जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका की यदि हम बात करें या हम सेना की बात करें, सैनिक मामलों की बात करें, तो इन सभी का प्रधान भी राजा ही हुआ करता था। और राजा को जो है कानून बनाने का अधिकार नहीं था। हमने मौर्य काल में ही देख लिया था कि मौर्य काल में क्या था कि एक मंत्री परिषद की व्यवस्था थी और उस मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राजा के द्वारा ही की जाती थी और ये व्यवस्था जो है आगे तक चलती रही। तो इस समय गुप्त काल में अब ये कानून बनाने का अधिकार नहीं था, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जनता की सुरक्षा करना, वर्ण व्यवस्था एवं धर्म की रक्षा करना उसका मुख्य कर्तव्य हमें देखने को मिला था गुप्त काल में। गुप्त काल में अभी हम लोग समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में भी पढ़ेंगे। इस पर अलग से आपको प्रश्न बनता है। हमें सभी शासकों के बारे में नहीं पढ़ना, शासक तो कई हमने देखे हैं, अभी आपको मैंने पूरे शासक बताए थे चार्ट में, लेकिन हमें सभी शासकों के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जनता की सुरक्षा करना, वर्ण व्यवस्था, धर्म की रक्षा करना, यही क्या था राजा का प्रमुख कर्तव्य देखने को मिला। अगर हम उपाधियों की बात करें, है ना, तो इस समय के जो शासक थे, गुप्त काल के जो शासक थे, उनके द्वारा महाराजाधिराज या आप कह सकते परम भट्टारक या परमेश्वर, इस तरह की उपाधियां भी ली गई थी, ठीक है ना। अब अगर हम समुद्रगुप्त की ही बात करें तो समुद्रगुप्त ने बहुत सारा क्षेत्र जो है विजित किया था। अभी मैं जब समुद्रगुप्त के बारे में डिस्कशन करूंगा तब मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि उसने कितने बड़े साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसी कारण जो है विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है ना। समुद्रगुप्त ने कोई भी युद्ध जो है उसमें किसी भी युद्ध में समुद्रगुप्त की पराजय नहीं हुई थी, ठीक है। अब एक खास बात और देखने को मिलेगी हमें गुप्त काल में। यदि हम भूमि की बात करें तो गुप्त काल में जो है राजा जो है वह आप समस्त भूमि का क्या बन गया था, स्वामी बन गया था। तो इस काल में राजा को समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। अब ये जो भूमि अनुदान की जो प्रथा थी, जो कि मौर्योत्तर काल से हमने देखी कि वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, अब इस काल में गुप्त काल में इस भूमि अनुदान के अधिकार को वैधता प्रदान कर दी गई थी, ठीक है ना। अब मंत्री परिषद और नौकरशाही उपस्थित थी। तो ये चीज़ मौर्य काल से चालू हो चुकी थी कि एक राजा की मंत्री परिषद होती थी, उसकी नियुक्ति भी राजा के द्वारा ही की जाती थी, ठीक है। तो नौकरशाही भी हमें देखने को मिली थी वहीं से। अब ये जो मंत्री हुआ करते थे तो ये क्या था, ये उच्च वंश से हुआ करते थे, है ना। और इनका जो पद था ये ज़्यादातर अब वंशानुगत भी हो चुका था, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ें याद रखना होंगी कि केंद्रीय प्रशासन में मंत्री परिषद थी, स्थायी नौकरशाही थी। ये जो मंत्री परिषद के जो अधिकारी होते थे इनको उच्च वंश से नियुक्त किया जाता था और ये वंशानुगत भी हो चुके थे, ठीक है ना। अब इन्हें जो है अमात्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए अब हम अमात्य की बात करेंगे। तो अमात्य जो है ये इसका जो पद था तो ये ज़्यादातर क्या था, ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित करके रखा गया था। वर्ण व्यवस्था की हमने बात करी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह। तो उच्च वंश के लोगों को ज़्यादातर क्या था, मंत्री परिषद का पद दिया गया। तो अधिकांश जो पद थे वो किनके लिए सुरक्षित रख लिए गए थे, ब्राह्मणों के लिए रख लिए गए थे, है ना। तो हमने ये भी देख लिया कि इनका पद वंशानुगत बन गया था और एक ही अधिकारी की नियुक्ति इस समय गुप्त काल में कई पदों पर होने भी लग गई थी, है ना। तो अब क्या हो गया कि एक ही अधिकारी को कई पद देने लग गए। जैसे मान लीजिए एक ही पद का अधिकारी को राजस्व विभाग भी दे दिया गया, न्याय विभाग भी दे दिया गया, वगैरह वगैरह। अब क्या होने लग गया था, देखिए भूमि अनुदान व्यवस्था तो आ ही चुकी थी और अगर मेरे पास एक से अधिक पद होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि मेरा स्वार्थ क्या होगा, है ना, भूमि से जुड़ने लग जाएगा और ये अधिकारी क्या होगा, सामंत के रूप में विकसित होने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ, सामंतवाद और विकसित हमको
विकसित अवस्था में देखने को मिलने लग गया था। वहीं यदि हम मौर्य काल की बात करें तो ये जो नौकरशाही थी इसको नगद वेतन दिया जाता था, है ना। और इस समय क्या हो गया था, इस समय उनको पूरी अपनी व्यवस्थाएं किससे करना होती थी, भूमि से करना होती थी, है ना। और मौर्य काल में एक और ख़ास बात थी कि जो उनकी नियुक्ति हुआ करती थी वह योग्यता के आधार पर हुआ करती थी, ना कि पद वंशानुगत था। अब यहाँ क्या हो गया था कि पद वंशानुगत हो गया था, भूमि अनुदान की प्रथा चल ही रही थी और इनको जो है अपनी सारी व्यवस्थाएं, सारे खर्चे, एक्सपेंसेस उसी भूमि से निकालना होते थे। राजा को क्या कर दिया गया था, समस्त भूमि का स्वामी बना दिया गया था, ठीक है। अब अगर हम कुछ अधिकारियों की बात करें, अभी जैसे हम लोग अधिकारियों की बात कर रहे हैं, तो दंड पाशिक जो हुआ करता था वह पुलिस विभाग का अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। विनय स्थिति स्थापक जो है धर्म संबंधी मामलों का अधिकारी हुआ करता था। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे सैन्य प्रशासन के बारे में। मौर्य काल की यदि हम बात करें तो वहाँ हमें एक बेहतर व्यवस्था देखने को मिली, लेकिन अगर हम गुप्तों की बात करें तो यही जो सैनिक संगठन था वह अच्छा नहीं था, एक व्यवस्था अच्छी देखने को नहीं मिली, एक विस्तृत सैनिक संगठन देखने को हमें नहीं मिलता है। तो अब क्या होता था, तो यही चीज़ मौर्योत्तर काल में भी शुरू हो चुकी थी कि जब राजा को कहीं युद्ध पर जाना होता था तो सामंतों को, उनको सैनिकों के साथ बुलाया जाता था, यानी कुल मिलाकर के सैनिक व्यवस्था के लिए राजा जो है सामंतों पर डिपेंडेंट हो चुके थे। तो युद्ध का जब भी स्थिति बनती थी तो युद्ध के मौके पर सामंत एवं अधीनस्थ शासक सहायता दिया करते थे, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि मौर्यों के समान स्थायी एवं विस्तृत सेना का यहाँ पर अब अभाव हो चुका था। तो ये अभाव जो है मौर्योत्तर काल से ही देखने को मिलना शुरू हो चुका था, ठीक है। गुप्त काल में अश्वरोही सेना का महत्व बढ़ गया था और मौर्यों के समय में गज सेना की महत्ता ज़्यादा देखने को मिली थी, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र के जो निर्माण थे उनके रखने पर राज्य का एक अधिकार नहीं था। कारण वही था कि अगर राजा अपनी सेना मेंटेन नहीं कर रहा है तो फिर वो अस्त्र शस्त्र रख के क्या करेगा। तो चूंकि सामंत जो हुआ करते थे उन्हीं को अपने सैनिकों की व्यवस्था करनी है, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वही जो अपने सैनिकों के अस्त्र शस्त्र वगैरह मुहैया कराएं। तो अस्त्र शस्त्र के निर्माण पर या आप कह सकते हैं उनके रखने पर अब राजा का या राज्य का एकाधिकार नहीं बचा था। अब हम चर्चा करेंगे गुप्त काल में कैसी न्याय प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने देखा था कि मौर्य काल में एक अच्छी न्यायिक व्यवस्था देखने को मिली थी हमें, लेकिन गुप्त काल में भी एक विकसित न्यायिक व्यवस्था हमें देखने को मिली, ठीक है ना। अब इस समय क्या था, तो राजा का जो न्यायालय होता था उसके अतिरिक्त और क्या व्यवस्था थी, उसके अतिरिक्त युग होते थे, श्रेणी और कुल न्यायालय हुआ करते थे, है ना। और ये क्या करते थे, जो भी मुकदमे आते थे उनकी सुनवाई किया करते थे, ठीक है। तो क्या होते थे, युग, श्रेणी और कुल न्यायालय, ये गुप्त काल में हमें देखने को मिले। और इस काल में क्या हुआ, बहुत सारे लॉज बनाए गए, कई सारी विधियों का संकलन किया गया, ठीक है। और ख़ास बात हम बताते हैं आपको कि पहली बार इस काल में दीवानी और फौजदारी कानून स्पष्ट तौर पर लिखे गए या उनको परिभाषित भी किया गया। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून स्पष्ट तौर पर परिभाषित किए गए, याद रखिएगा इस बात को, ये इम्पोर्टेंट बात है न्यायिक व्यवस्था में, राइट। अब अगर हम गुप्त अभिलेखों की बात करें तो गुप्त अभिलेखों में न्यायालयों का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। दंड विधान जो थे कठोर न होने के बावजूद अपराध कम हुआ करते थे, ठीक है ना। तो अब अपराध कब कम होंगे, जब राज्य में अराजकता का माहौल नहीं होगा, है ना, तो अपराध कम होंगे, ठीक है। चलिए, संपत्ति अधिकारों की विस्तृत विवेचना विविध विधि संहिता के माध्यम से की जाने लग गई थी। अब देखिए खास बात, संपत्ति अधिकारों, है ना, किसके अधिकार, पैतृक संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होगा नहीं होगा, पुत्री का अधिकार होगा नहीं होगा, पिता पर किसके क्या अधिकार होंगे नहीं होंगे, वंशानुगत अधिकार होंगे या नहीं होंगे। अब इन पर जो है विस्तृत लॉज बनाए गए इस समय, ठीक।
ये था न्याय व्यवस्था के बारे में। अब हम राजस्व प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल में राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। अब गुप्त काल में आय का जो मुख्य साधन था वह क्या था, भूमि कर ही था, है ना। और इस समय जो है इस भूमि कर को क्या कहा गया, उद्रंग या भाग कहा गया है। इसको क्या कहा गया, उद्रंग या भाग कहा गया था। अब कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती थी कि कुछ लोगों को नवीन भूमि मिलती थी तो उस पर वो कृषि करते थे, तो उन्हें उपज का जो है 1/6 भाग, कितना, 1/6 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, ठीक है ना। अब भूमि कर जो है उसमें भी दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, हिरण्य और मेय। तो हिरण्य क्या था, ये नगद कर था, और मेय क्या था, आप मेय में अनाज के रूप में कर दे सकते थे। तो अगर आप नगद दे रहे हैं तो वो क्या है, हिरण्य कहलाता था, और अगर आप अनाज दे रहे हैं कर के रूप में तो वो उसको गुप्त काल में मेय कहा गया है। तो आप कर जो है दोनों रूपों में दे सकते थे, भूमि कर दोनों रूप में दे सकते, हिरण्य के रूप में भी और मेय के रूप में भी आप कर को दे सकते थे। मुद्राओं का प्रचलन काफ़ी कम हो चुका था इस समय, है ना। और इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो कृषक हुआ करते थे, किसान भाई हुआ करते थे, ये हिरण्य के रूप में कर ना दे करके किसके रूप में दिया करते थे, कर मेय के रूप में देते थे, यानी अनाज के रूप में कर दिया करते थे। अब अगर मुद्रा का प्रचलन कम हो जाएगा तो क्या होगा, नकदी की व्यवस्था खत्म होने लग जाएगी, हमें अनाज देना पड़ेगा। अगर हम किसान भाई हैं तो हमें अनाज के रूप में अपना कर राज्य को चुकाना पड़ेगा। अब राजस्व के अन्य स्रोत भी थे, जैसे चुंगी कर, शुल्क कर, जुर्माना आदि, ये सब भी आरोपित किए जाते थे। अब भूमि दान के माध्यम से राजा को भूमि कर प्रत्यक्ष रूप से न मिल करके सामंतों, ब्राह्मणों, भूपतियों के माध्यम से मिलने लगा, तो उसका केंद्रीय कोष पर बुरा प्रभाव पड़ा। ये बात आप समझ लीजिए। भूमि जो है अनुदान के रूप में सामंतों को दी जाती थी, तो टैक्स जो है डायरेक्ट नहीं मिलता था, या तो सामंत उनको देते थे राजा को, या ब्राह्मणों के द्वारा, या जो भूपति बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके माध्यम से टैक्स मिलता था। तो प्रत्यक्ष कर से, प्रत्यक्ष रूप से तो उनको टैक्स मिलता नहीं था, है ना। तो एक तरफ हम टैक्स के लिए सामंतों पर डिपेंडेंट थे, दूसरी तरफ हम लोग सैन्य व्यवस्था पर भी सामंतों पर डिपेंडेंट थे। तो इस कारण क्या हुआ कि राजकोष पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा गुप्त काल में। तो ये था राजस्व प्रशासन के बारे में हमने कुछ देखा। तो इसका परिणाम क्या हमें देखने को मिला कि राजा जो है स्थायी सेना नहीं रख सकता था। अब इस समय जो व्यवस्था थी एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर हम डिवीज़न की बात करें, तो साम्राज्य जो है वो प्रांत में विभाजित था, जिसे कि राष्ट्रीय भुक्ति कहा गया है। प्रांत जो है ये जिलों में विभाजित थे, जैसे कि उस समय विषय कहा गया है। जिले जो हैं ग्राम समूह में विभाजित थे, जिन्हें भीथी या तहसील कहा गया है। और ग्राम समूह जो है पेठ में, और पेठ जो है ग्राम में विभाजित थे। देखिए चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बनाया है, ये आपको वहाँ पर भी बना के आना होगा अगर आपको इस तरह की कोई प्रशासनिक संरचना वहाँ लिखना होगी तो। अब साम्राज्य में अगर हम देखें तो सर्वोच्च अधिकारी कौन हो गया, राजा हो गया। और प्रांत में उसको उपरिक या गोप्ता कहा गया। क्या कहा गया, प्रांतों में उपरिक या गोप्ता कहा गया है। जिलों में विषयपति या आयुक्त कहा गया उस समय, और ग्राम में उसको ग्रामिक कहा गया। तो अगर आप ये चार्ट बना जाते हैं तो आपका काम भली भांति हो जाएगा। अब हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में, जो मैंने आपको अभी कुछ बातें यहाँ चार्ट में बताई हैं, उन्हीं को हम लोग और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए, है ना, हमने क्या देखा, ये जो प्रांत था, जो साम्राज्य था वह अनेक प्रांतों में विभाजित था, ठीक है ना। अब ये जो प्रांत थे, प्रांत को देश, अवनी या भुक्ति कहा गया इस समय, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखना है और लिख करके आना। प्रांतों क्या कहा गया, देश, अवनी या भुक्ति कहा गया। और यहाँ का जो शासक होता था उसे उपरिक या गोप्ता कहा गया, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा, सम्राट के द्वारा ही की जाती थी। अब अगर हम गुप्त अभिलेखों की बात करें तो गुप्त अभिलेखों में पुंड्रवर्धन भुक्ति, तीर भुक्ति आदि की चर्चा हमें मिलती है। अब ये जो भुक्ति थे, इनका विभाजन विषय में किया जाता था, जिसका शासक क्या होता था,
विषयपति होता था। देखिए ये सारी बातें मैंने भी आपको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करी थी। अब ये विषयपति की जो नियुक्ति होती थी वह संबंधित प्रांत के उपरिक्त द्वारा की जाती थी। ठीक है भाई, प्रांत का अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? उपरिक्त या गुप्ता होता था। और ये जो विषयपति होते थे इनकी नियुक्ति उपरिक्त या गुप्ता के द्वारा ही की जाती थी। अब विषयपति विषय परिषद की सहायता से शासन किया करता था। तो विषय में क्या होती थी, एक परिषद भी बना दी गई थी जिसे कि विषय परिषद कहा गया। तो ये जो विषय परिषद थी विषयपति की सहायता के लिए हुआ करती थी। अब इस परिषद में क्या होता था, जो नगर के श्रेष्ठ लोग होते थे या सार्तवाह, प्रथम कुलिक एवं प्रथम कायस्थ, इसमें इस परिषद के सदस्य हुआ करते थे। विषयों को वीथियों में बांटा गया था, यह भी मैंने चार्ट में आपको बताया था। चलिए, ये था प्रांतीय प्रशासन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन के बारे में। देखिए थोड़ा सा गुप्त काल में आपको प्रशासनिक व्यवस्था में ज़्यादा चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी, आप उनको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके वहाँ पर लिख सकते हैं। तो स्थानीय प्रशासन में हम बात करेंगे तो बीथी से छोटी इकाई क्या देखी थी हमने, पेठ देखी थी, है ना। और पेठ जो क्या है, अनेक ग्रामों का एक समूह देखने को मिला, ठीक है ना। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई थी, ग्राम हो गई थी, राइट। अब ग्राम प्रशासनिक का जो मुखिया था उसे ग्रामिक कहा जाता था, और उसी के माध्यम से जो है जो ग्राम का जो प्रशासन है, शासन प्रशासन, उसे चलाया जाता था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नगर प्रशासन की। नगर का जो प्रशासक होता था उसे गुप्त काल में पुरपाल कहा गया, है ना। और नगर में एक क्या बना दी जाती थी, उस समय नगर सभा बनाई जाती थी, और उस नगर सभा की सहायता से पुरपाल जो है नगर का प्रशासन चलाया करता था। और इसके प्रशासन में, है ना, आप कह सकते हैं नगर सभा में जो उस नगर के शिल्पी, व्यापारी वगैरह होते थे या उनके जो संघ हुआ करते थे वो इस नगर सभा में हिस्सा लेते थे। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी उस समय, ठीक है ना। अब ये जो साम्राज्य था, चूँकि प्रशासन के बड़े हिस्से का प्रबंध जो है इसमें सामंत, भूमिदान, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रभावशाली लोग किया करते थे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि गुप्त शासकों को उतने अधिक अधिकारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी जितने कि मौर्य शासकों की थी, क्योंकि सारा जो है बड़ा लेवल का काम जो होता था वो यही लोग कर लेते थे। सामंत और जो भूपति वगैरह हुआ करते थे, यही लोग जो है साम्राज्य के प्रशासन के बड़े हिस्से का मैनेजमेंट, प्रबंधन यही लोग करते थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अधिकारियों की आवश्यकता गुप्त काल में नहीं देखने को मिली, ठीक है ना। तो शासन की जो आर्थिक गतिविधियाँ थीं उनका यहाँ पर विशेष आप कह सकते महत्व नहीं रह गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमें अधिकारियों की भी जरूरत नहीं रह गई थी, चूँकि सामंत ही अब सेना भी रखा करते थे। तो सेनापति या उससे संबंधित जो भी है द्वारपाल वगैरह, दांडिक वगैरह होते थे, उनकी आवश्यकता यहाँ भी नहीं पड़ा करती थी, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं जो है सामंत ही देखा करते थे। तो बड़ी सेना को रखना आवश्यक ही नहीं था इस समय। चलिए अब हम पढ़ेंगे गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था का सकारात्मक प्रभाव क्या था, ठीक है। तो इस समय हमें क्या देखने को मिला कि न्याय प्रणाली तो विकसित थी, यानी जो मैंने आपको जैसे बताया था कई सारे इस समय लॉज बनाए गए, है ना। तो कई क्षेत्रों में विधिक कार्यों का जो स्वरूप था उनको भी परिभाषित किया गया। तो ये हमने क्या देखा कि विधि के क्षेत्र में तो हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें गुप्त काल में देखने को मिली, ठीक है। संपत्ति संबंधी अधिकारों को भी आपको मैंने बताया था कि उनको भी उनकी भी व्याख्या की गई, ठीक है। इसके अलावा नगर प्रशासन में क्या व्यवस्था थी, देखिए अभी हमने देखा था कि जो व्यावसायिक समूह हुआ करते थे या व्यापारियों के जो संघ हुआ करते थे उनकी भागीदारी थी। तो ये एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला हमें गुप्त काल में, ठीक है। तो 3 मैंने आपको यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव बताए। विकसित न्याय प्रणाली देखने को मिली, विधिक कार्यों का स्वरूप पर परिभाषित किया गया और उनको विभाजित किया गया, संपत्ति संबंधी अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई, और नगर प्रशासन में विभिन्न व्यावसायिक समूहों की भागीदारी हमें देखने को मिली थी, पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। अब हम नकारात्मक प्रभाव देखते हैं इसके क्या थे। अब जो गुप्त काल में या आप कह सकते हैं गुप्त शासकों का जो पतन हुआ उसमें हम बात करेंगे नौकरशाही का वंशानुगत होना, है ना। जैसा कि हमने मौर्य काल में देखा था कि वहाँ योग्यता के आधार पर जो है अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन
यहाँ आते आते क्या हुआ, पद जो अधिकतर वंशानुगत हो गए थे। नगद वेतन के बदले जो है यहाँ भूमिदान दिया जाता था। तो टैक्स के लिए, कर के लिए भी क्या हो गया था, राजा जो है या राज्य जो है वह सामंतों पर डिपेंडेंट हो गया था। और सैन्य व्यवस्था के लिए भी हम किस पर डिपेंडेंट थे, सामंतों पर डिपेंडेंट थे। यहाँ तक कि प्रशासन का भी सामंतीकरण हो चुका था। देखिए, प्रशासन का भी क्या हो चुका था, सामंतीकरण हो चुका था। तभी इस समय गुप्त काल में बहुत ज़्यादा अधिकारी पदाधिकारी हमें देखने को नहीं मिले जितना कि मौर्य काल में हमें देखने को मिले थे। स्थायी सेना का विकास नहीं हुआ, एक ये नकारात्मक प्रभाव था, क्योंकि राजा जो हुआ करता था वो सामंतों पर, सैन्य के लिए डिपेंडेंट था। और राजस्व संसाधनों पर शिथिल नियंत्रण हमको देखने को मिला। राजस्व संसाधन, भाई देखिए, राजस्व का कलेक्शन किस पर डिपेंडेंट था, प्रशासनिक तंत्र में भी हमें सामंत देखने को मिले, भूपति देखने को मिले। कलेक्शन भी उन्हीं को ला करके देना है, भूमियाँ भी ज़्यादातर उन्हीं के पास थी। तो क्या हो गया, कुल मिलाकर के राजस्व संसाधनों पर शिथिल नियंत्रण, राजा का जो है नियंत्रण बहुत कमज़ोर था। चलिए, ये तो मैंने आपके साथ क्या डिस्कशन किया, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। तो ये था गुप्त काल की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में। गुप्त काल में कई विदेशी आक्रमणकारी भारत आते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं और भारत में आकर के बस जाते हैं। इन विदेशियों के आगमन से जो भारत की सामाजिक संरचना थी वह प्रभावित होती है। कई नई जातियां भी हमें देखने को मिलती हैं। भूमि अनुदान की प्रथा के कारण क्या होता है कि कृषक की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। और यही नहीं, शूद्रों की स्थिति में भी सुधार हमें देखने को मिलता है। इस काल में भी, गुप्त काल में भी, हमें वही चतुर्वर्ण व्यवस्था देखने को मिली। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर जोर भी दिया गया इस समय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुप्त काल में अनेक विदेशी आक्रमणकारी आते हैं और वो आके भारत में बस जाते हैं। और इन विदेशियों ने क्या किया, भारत की सामाजिक संरचना को अपने ही तरीके से प्रभावित भी किया। बड़ी संख्या में भूमि अनुदान होने के कारण कृषक अर्थव्यवस्था का विकास होता है और इससे क्या होता है, शूद्रों की स्थिति में सुधार होता है, नई जातियों का उद्भव होता है। अब हम देखते हैं कुछ वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो गुप्त काल की जो वर्ण और जाति व्यवस्था थी, ठीक है ना, आप कह सकते हैं गुप्त काल का जो समाज था वर्ण और जाति व्यवस्था पर ही आधारित था। ठीक है। अब क्या होता था, अगर संकट काल आता था, किसी तरह का आप कह सकते हैं सूखा पड़ता था या बाढ़ जैसी स्थितियां बनती थी, तो उस समय जिस व्यक्ति के पास जो व्यवसाय हुआ करता था वो उसको छोड़ करके दूसरा व्यवसाय भी कर सकता था। तो इस प्रकार की अनुमति गुप्त काल में थी। तो मैंने आपको बताया कि संकट काल में निर्धारित व्यवसाय को छोड़कर दूसरा व्यवसाय अपनाने की अनुमति हुआ करती थी। इससे क्या होता है कि ब्राह्मणों ने शासन कार्य में भाग तो लिया, क्षत्रियों ने वैश्यों का कर्म अपनाया। फलतः ब्राह्मणों ने शासन कार्य में भाग लिया तो क्षत्रियों ने वैश्य का कर्म भी अपनाया। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि संकट काल में कोई व्यक्ति निर्धारित व्यवसाय को छोड़ करके दूसरा व्यवसाय भी कर सकता था। अब क्षत्रियों का प्रमुख पेशा क्या था, युद्ध करना, राज्य की रक्षा करना या राज्य का विस्तार करना। तो इस समय अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो उन्होंने क्या किया, वैश्य का कर्म भी अपनाया। अब वैश्य जो थे वो कृषि व्यापार से जुड़े हुए थे, है ना, और शूद्रों को तीनों वर्णों की सेवा का कार्य भी इस समय सौंपा गया। जो अन्य तीन वर्ण होते हैं उनकी सेवा का कार्य इस समय शूद्रों को दे दिया गया था। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो शूद्रों की स्थिति अब पहले से अच्छी थी और उन्हें अछूतों से अलग माना जाता था। तो अस्पृश्यता का इनके साथ कोई व्यवहार नहीं हुआ, है ना, अछूतों से इनको अलग माना गया और तीनों वर्णों की सेवा करने का इनको मौका दिया गया। तो इससे क्या हुआ, इनकी स्थिति में सुधार हमें देखने को मिला। अब हम बात करते हैं दास प्रथा की। ठीक है, तो दास प्रथा गुप्त काल में भी मौजूद थी, देखने को मिली, लेकिन आप कह सकते हैं कि दासों की स्थिति इस काल में खराब हो जाती है ना, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो न्याय में अगर कहीं कोई किसी के साक्ष्य करवाने होते थे
किसी दास का साक्ष्य करवाना होता था तो दासों के साक्ष्य इस समय स्वीकार नहीं थे। तो न्यायिक व्यवस्था में भी उनके साक्ष्य स्वीकार नहीं थे, यानी संपत्ति का अधिकार भी नहीं था और न्यायिक व्यवस्था में इनके साक्ष्य स्वीकार नहीं थे। अब इस युग में दास प्रथा कमज़ोर पड़ गई और ऐसे वर्ण व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने के कारण धार्मिक भूमिदान के कारण हमें देखने को मिला। अब जब ये भूमिदान हुआ, जैसा कि हमने देखा था कि भूमिदान की प्रथा जो है मौर्योत्तर काल से ही शुरू हो चुकी थी, तो भूमिदान के कारण क्या हुआ कि ये वर्ण व्यवस्था कमज़ोर पड़ी, है ना, और दासों की स्थिति भी पहले से खराब हो गई। अब हम पढ़ते हैं नारी की स्थिति के बारे में। अब नारी की स्थिति भी पहले से अगर हम देखें तो इस समय और ज़्यादा दयनीय हो जाती है, ठीक है ना। इस समय देखें तो काफ़ी छोटी उम्र में विवाह होने लग गए थे। हाँ, सती प्रथा इस काल में, इसी काल में आप कह सकते हैं सामने आती है। जब मैंने भानुगुप्त के बारे में 3 नंबर में पढ़ाया था तब मैंने वहाँ पर इसकी चर्चा करी थी, ठीक है। तो कम उम्र में विवाह होना, सती प्रथा होना, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या इंडिकेट कर रही हैं कि इस समय जो है नारी की स्थिति और पहले से कमज़ोर हो गई थी। यही नहीं, नारी को उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक, है ना, पुरुष की संरक्षण में रहना है, उसकी संरक्षणता को स्वीकार करना है, ये ऐसा उसको करना बाध्यकारी किया गया था, ठीक है। धार्मिक हो या आर्थिक हो या व्यक्तिगत, सभी स्थितियों में उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐसी संपत्ति भी कहा गया कि जिसे किसी को भी दिया जा सकता था अथवा किसी के पास भी गिरवी रखा जा सकता था। तो पर्दा प्रथा का भी प्रचलन इस समय हो चुका था। अभिलेख से सती प्रथा के प्रचलन का प्रमाण भी मिलता है और वो अभिलेख के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऐरण अभिलेख था। अच्छा, गणिकाएँ भी इस गुप्त काल में हमें देखने को मिली, सामाजिक जीवन का ये सामान्य अंग थी। तो ये हमने देखा अभी कि इस समय जो है महिलाओं की स्थिति खराब हो चुकी थी, तो पर्दा प्रथा का प्रचलन आ चुका था। उन्हें धार्मिक, आर्थिक और जो भी अन्य उत्सव होते थे वहाँ उनको शामिल नहीं किया जाता था। बहुत छोटी उम्र में विवाह होने लग गया था, सती प्रथा इत्यादि, है ना, इस तरह की बातें आ चुकी थी। सती प्रथा भी इसी काल में आई थी। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो संपत्ति विषयक अधिकारों के संबंध में गुप्त काल में कुछ अधिकार उनको दिए गए थे, है ना। महिलाओं के संपत्ति विषयक अधिकारों के संबंध में गुप्त काल में कुछ अधिकार उन्हें दिए गए थे। तो यदि पुत्र नहीं है, पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर सर्वप्रथम उसका अधिकार माना गया था। तो ये एक अच्छी चीज़ हमें देखने को गुप्त काल में मिली थी, ठीक है। लेकिन इस अधिकार की बात जो है केवल याज्ञवल्क्य में की गई है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो सामान्यतः उनके संपत्ति के अधिकार को इस समय नकारा गया है। तो सिर्फ ये जो चर्चा की गई है, ये चर्चा सिर्फ याज्ञवल्क्य में की गई है, बाकी सामान्यतः इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये था गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में। आइए हम लोग चर्चा करते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए, जब हम गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो प्रारंभिक दौर में, गुप्त काल का जो प्रारंभिक दौर था, तो उस समय इस यहाँ की अर्थव्यवस्था प्रगति पर थी। लेकिन जब यही गुप्त काल के अंतिम चरण में पहुँचती है तो वहाँ हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी गिरावट आने लग जाती है। वहीं अगर हम किसानों की भी बात करें तो किसानों की जो स्थिति थी वह आरंभिक दौर में काफ़ी अच्छी देखने को मिलती, लेकिन वही इसके अंतिम चरण में आते आते यहाँ तक कि किसानों की स्थिति हमें दासों जैसी देखने को मिलती है। और इसके पीछे क्या कारण थे अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि आरंभिक चरण में अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अंतिम चरणों में इसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है। चलिए, अब हम सबसे पहले की बात करते हैं कृषि की। तो गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था थी ये कृषि पर ही आधारित थी और आप कह सकते हैं कि कृषि ही जो है अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। अब ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? हमने ये देखा कि भूमि अनुदान की जो प्रथा थी, है ना, तो इससे सामंत जो थे, सामंतों को या भूपतियों को ज़मीनें दी जाती थीं। इनके द्वारा ही टैक्स कलेक्शन किया जाता था और इन्हें ही ज़्यादातर जो है राज्य का कर भी देना होता था। इन्हीं के कंधों पर प्रशासनिक अर्थव्यवस्था थी और इन्हीं के कंधों पर सैनिक जिम्मेदारी भी हुआ करती थी। तो
अब कुल मिलाकर के ये सब लोग भी किस पर डिपेंडेंट थे? भूमि पर, यानी कृषि पर ही डिपेंडेंट थे। तो ओवरऑल जो है राज्य की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंडेंट थी? कृषि पर ही डिपेंडेंट थी। अगर हम बात करें भूमि अनुदान की, तो इस प्रथा के कारण क्या हुआ था? कृषि क्षेत्र का विस्तार भी हमें देखने को मिला। तो ये बात अच्छी है, कोई भी कारण हो, कृषि क्षेत्र का विस्तार अगर होता है तो वह भी एक अच्छी चीज़ है। तो राजा जो था वह इस समय पूरी भूमि का, समस्त भूमि का मालिक था, लेकिन भूमि संबंधी व्यक्तिगत स्वामित्व भी जो है उसी के पास था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सिंचाई सुविधाओं की, तो इसके विकास से भी कृषि का विकास गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें गुप्त काल की, तो इस समय तीन फसलों की भी चर्चा हमें देखने के लिए, मतलब साल भर में 3 फसलें भी जो है इस समय प्राप्त की गई। तो कुल मिलाकर के इससे हमें क्या पता पड़ता है कि कृषि का विकास भी हुआ, विस्तार भी हुआ। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बृहद संहिता से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्या कि इस काल में 3 फसल भी ली जाने लग गई थी। अब भूमि क्षेत्र में नए प्रकार के अधिकारों की भी स्थापना हुई। अब सामंत के रूप में एक जमींदार वर्ग का भी उद्भव हमें देखने को इस समय मिला, ठीक है। तो जमींदार वर्ग भी आ गया किस समय? इसी समय गुप्त काल में। और वो क्या था? सामंत लोग ही हुआ करते थे, जिनको कि भूमि अनुदान के रूप में दी गई थी। अब क्या हुआ? जब ये सामंत, देखिए मैंने आपको बताया था गुप्त काल के आरंभिक दौर में किसानों की स्थिति अच्छी थी, ठीक है, लेकिन जब ये अंतिम चरणों में ये गुप्त काल पहुंचने लग गया, तो इस समय ये सामंत क्या हो गया? ये जमींदार के रूप में, है ना, देखने को मिले। और जमींदार जो है ये इसी के लिए फेमस रहे जमींदार कि इन्होंने किसानों को क्या किया? शोषण ही किया है। तो ये अब क्या हो गया? भूमि अनुदान की जो प्रथा थी, किसानों की स्वतंत्र स्थिति के लिए ये व्यवस्था प्रतिकूल हो चुकी थी। इनके जो भी अधिकार थे, किसानों के जो अधिकार थे, उनका भी हनन हुआ और किसान जो है ये दास बन करके भी रह गए। कुल मिलाकर के किसानों की स्थिति बहुत बेकार हो गई। इस काल में बेगार प्रथा का भी प्रसार हुआ और इसका अमानवीय रूप हमें देखने को मिला इस समय, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कृषि के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे शिल्प उद्योग के बारे में। अब कई सारे शिल्प और व्यवसायों का इस समय विकास देखने को मिला, लेकिन इसमें भी अगर हम बात करें तो वस्त्र निर्माण का इस काल में काफ़ी विकास हुआ और यही सर्वप्रमुख उद्योग भी रहा। अगर हम अमरकोश की बात करें तो अमरकोश में कटाई, बुनाई, हथकरघा, धागे, इन सभी का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। वस्त्रों की रंगाई की यदि हम बात करें तो ये भी एक व्यवसाय के रूप में देखने को मिला और ये उन्नत अवस्था में भी था। इसके अतिरिक्त जहाज निर्माण की अगर हम बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण उद्योग था। जहाज के निर्माण से क्या हुआ? व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, ठीक है ना। इसके अलावा धातु उद्योग भी जो है विकसित अवस्था में आ चुका था। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इन सब से जो है आभूषण, बर्तन वगैरह बनाए जाने लग गए थे। यही नहीं, हाथी दांत, मृदभांड निर्माण उद्योग भी इस समय काफ़ी विकसित अवस्था में आ चुके थे। तो ये हमने क्या देखा? शिल्प उद्योग के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अब व्यापार वाणिज्य के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो गुप्त काल के शुरुआती दौर में व्यापार वाणिज्य की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यदि यही हम गुप्त काल के लेटर फेज की बात करें तो व्यापार वाणिज्य में कुछ गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब गुप्त काल के पूर्वार्ध में आंतरिक व्यापार गतिशील था। जल और थल दोनों माध्यम से व्यापार हुआ करता था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और पश्चिम में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि पश्चिम में भी गुप्त शासकों का नियंत्रण आ चुका था। इससे क्या हुआ? व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। अब विदेश व्यापार की यदि हम बात करें तो वह भी गुप्त काल में काफ़ी विकसित हुआ। तो स्थल मार्ग से क्या हुआ? पश्चिम में, है ना, ईरान और अरब में, और पूर्व में तिब्बत व चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे इस समय।
स्थल व्यापार की अगर हम तुलना करें किससे, जलीय व्यापार से, तो जलीय व्यापार इस समय ज़्यादा विकसित था। अब अगर हम पूर्व दिशा की बात करें तो ताम्रलिप्ति इस समय यहाँ का प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा इन देशों के साथ जो है व्यापार व्यवसाय हुआ करता था। और यदि हम पश्चिम की बात करें तो भड़ौच बंदरगाह जो है ये प्रमुख रहा उस समय। तो यहाँ से जो पश्चिमी देश थे वहाँ व्यापार किया जाता था। अब हम मौद्रिक अर्थव्यवस्था के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इस समय जो है गुप्त शासकों ने सोने और चांदी, तांबे के सिक्के काफ़ी मात्रा में चलाए थे, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। तो इन सिक्कों ने अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण को क्या किया, प्रोत्साहन दिया, है ना। और लेन देन में क्या हुआ, लेन देन शुरू हुआ, उसमें सूद, ब्याज वगैरह ये सारी चीज़ें व्यापार में आप कह सकते हैं इन्वॉल्व हो चुकी थी। कई सारे नगरों का उत्थान हमें देखने को मिला, लेकिन परवर्ती काल यानी हम बाद के शासकों की बात करें तो उस समय अर्थव्यवस्था में पतन देखने को मिलता है और अब कौड़ियों के माध्यम से विनिमय होने लग गया था, यानी अब मुद्रा का जो प्रचलन था वो काफ़ी कम होने लग गया था। तो ये तो था गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में। अब हम डिस्कशन करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए एक अलग से प्रश्न बनता है आप लोगों को, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। अभी हम लोगों को चंद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ना होगा और चंद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में भी हमें डिस्कशन करना होगा। तो पहले हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त के लिए बोला था कि ये भारत का नेपोलियन रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने 3 मार्कर क्वेश्चंस के साथ साथ गुप्त काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना को डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में गुप्त काल से ही संबंधित कुछ बातों को और हमको डिस्कस करना होगा, जिसमें हम लोग समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में डिस्कशन करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा गुप्त काल का जो स्थापत्य कला है उसके बारे में पढ़ेंगे और गुप्त काल के पतन के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। नमस्कार।